हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो सभी बढ़िया होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स से। पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है फंडामेंटल राइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन, कई बार तो दो भी पूछ लेते हैं, वरना एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है फंडामेंटल राइट से। पॉलिटिकल साइंस जो कि बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि आपका हिस्ट्री है, आपको उसमें हिस्ट्री में भी एनिशियंट, फिर मेडिवल एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसका हर टॉपिक अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है। और दूसरे अगर बात करूँ मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा अगर मैं बात करूँ, तो ये आपकी डेली लाइफ में यूज़, आपके माइंड को शार्प करने के लिए पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसको एग्ज़ाम में बैठना है वही पॉलिटिकल साइंस पढ़े, उसी को पता होना चाहिए। नहीं, आज का जो टॉपिक है वो केवल उनके लिए नहीं है जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, जिनको एचएसएससी का एग्ज़ाम देना है, जिनको एसएससी का एग्ज़ाम देना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सभी के लिए है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। चाहे वो अगर किसी को यही नहीं पता होगा कि मेरे राइट्स क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, मेरे राइट्स मैं कहाँ जाकर उनकी अगर कोई नहीं दे रहा तो उनकी अपील मैं कहाँ कर सकता हूँ, तो फिर फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड आपकी डेली लाइफ की अपडेट के लिए भी। अगर आपको पता ही नहीं ना कि मेरे मेरे राइट्स क्या है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप चुप हो जाओगे, आपको कोई कह देगा जाओ अपना काम करो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि ये मेरा राइट है ये चीज़ पूछना, आप किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है, और आपको कोई भगा देता है कि जाओ मैं नहीं करता ये, मैं नहीं बताता ये, फिर आप क्या कहोगे। ठीक है, आप कहीं बोल रहे हो, आपको कहीं बोलने नहीं दिया जाता, तो फिर कोई कह देगा चुप हो जा, आपको पुलिस ले जा रही है पकड़ के। लेकिन आप क्या करोगे, क्योंकि आपको राइट्स नहीं पता, आपको मजबूरन चुप होना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल साइंस एक्चुअल में सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि चाहे कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो, वो साइंस स्ट्रीम का हो, कॉमर्स स्ट्रीम का हो, जब मैंने ये खुद पढ़ी है तो मैं जानी, मतलब मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें बैठी हैं। वैसे तो ये जो टॉपिक है ये 9th-10th में आ जाता है, 8th-9th-10th में कवर हो जाता है। लेकिन अगर किसी को दिमाग में नहीं रहता, उस टाइम नहीं पढ़े, तो अब ज़रूर पढ़ ले इसको। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार। देखो, जब भी हम कोई बात करते हैं ना अधिकारों की, तो अधिकारों की तो वैसे सभी बात कर लेते हैं लगभग। छोटे बच्चों को पता होता है कि मेरे ये अधिकार हैं, है ना, कि मुझे स्कूल भेजने का मेरे मम्मी पापा को करना है, ये मेरा अधिकार है ना। ये नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वो इस देश में रह रहा है और वो इस देश का नागरिक है, तो उसको स्वतंत्रता है यहाँ रहने की, यहाँ बोलने की, अपने विचार व्यक्त करने की। समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। वो अपना जीवन गरिमापूर्ण जी सके, मतलब अपना जीवन एक अच्छे तरीके से जी सके। ये सभी उसके क्या है? मौलिक अधिकार हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वरना डिटेल में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सबसे पहले 1921 में कराची अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन था। आपने कांग्रेस के अधिवेशन तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं कभी वो भी करवाऊंगी हिस्ट्री में। कराची अधिवेशन 1921 का जो कराची अधिवेशन था कांग्रेस का था, ठीक है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। उसमें सबसे पहले किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो सभी जानते हो, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी आवाज़ उठाई थी, ठीक है। और जब हमारा संविधान बनने लगा तो इसका जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था? जो प्रारूप किसने बताया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने बताया? जवाहरलाल नेहरू ने। अब बात करते हैं कि कौन से आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 12 से 35, 12 to 35 में क्या आता है? मौलिक अधिकार। क्या आते हैं? मौलिक अधिकार। आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनता है पूरा कि मौलिक अधिकार के आर्टिकल कौन से हैं? 10 से 20, 30 से 40, 12 से 35 या 13 से 36। तो आप क्या टिक करोगे? राइट ऑप्शन 12 से 35, ठीक है।
और पूछा जा सकता है कि भाग कौन से में है। हमारे संविधान के ना भाग बने हुए हैं, तो ये कौन से भाग में है? तीसरे भाग में है। या और कहाँ से लिया गया है? देखो भारत का जो संविधान है ना वो पूर्णतः भारत, ये अब तो भारत का संविधान बन गया, लेकिन कहते हैं ना जहाँ से अच्छी चीज़ें मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। आपको पता है भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है लिखित, और जहाँ से जब सबसे ज़्यादा हमने कॉपी किया ना उस देश का संविधान लिखित में ही नहीं है। कहाँ से कॉपी किया पता है ना? ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल के लगभग शासन किया, और वहाँ के से हमने ना जो अच्छी चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें वो सीखी, और उनको हमने क्या किया, अपनी एक नोटबुक बनाई और उसमें लिख लिया। सिर्फ ब्रिटेन की नहीं, हमारा माइंड, हमारे जो नेता थे ना उस टाइम पे, उनका माइंड इतना संकीर्ण नहीं था कि वो सिर्फ ब्रिटेन की ही सारी चीज़ें देखें। नहीं, जो ब्रिटेन की उनको अच्छी चीज़ें लगी उनको उन्होंने हमारे संविधान में लिया। वहाँ के नियम, कायदे, कानून उन्होंने देखे कि हाँ ऐसे कानून बनते हैं, और उनको उन्होंने लिखा। फिर कुछ चीज़ें उन्होंने और दूसरे देशों से भी ली, जैसे कि जो सबसे अभी मौलिक अधिकार की बात करें तो अभी अधिकार के बारे में बता देती हूँ मैं। जो अधिकार हैं वो कहाँ से लिए? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो 3-4 क्वेश्चन लगभग ऐसे बन गए हैं आपके, जो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बिल्कुल इजी पूछना चाहेगा ना एग्जामिनर, बच्चे को उलझाना नहीं चाह रहा है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा है एकदम डायरेक्ट सा क्वेश्चन, तो क्या पूछ सकता है? कौन से भाग में है मौलिक अधिकार? 3 में। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 12 से 35 में। ठीक है, कि हर वीडियो में मैं ये बात बोलती हूँ, और मुझे लगता है कि आप सभी अच्छे नोट्स बना रहे होंगे। जब भी कोई भी क्लास ले हो तो प्लीज़ अपने नोट्स अपने हैंड से प्रिपेयर करो। आपको PDF बहुत मिल जाएंगी, मैं भी दे देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आपने देखोगे मैं मोस्ट ऑफ ना क्वेश्चंस की देती हूँ, ताकि आप उनको लगा के देख सको, आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने वहाँ वीडियो देखी थी और अब मैं इनको लगा पा रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सके अपने नोट्स बनाओ। नहीं होते हैं, बाई चांस ऐसा कोई बन जाता है मुद्दा, टाइम नहीं है, कोई और इशू है तो अलग बात है, वरना बनाओ। आर्टिकल 12 से 35 में। ठीक है, उसके बाद आता है 12 से 35। अब 12 से 35 में ना अच्छे से डिफाइन किया कि हमें कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। तो चलते हैं 12 से 35। आर्टिकल 12, अगर ध्यान से समझोगे तो सारे आर्टिकल आज और अभी याद हो जाएंगे इसी में। आर्टिकल 12, सबसे पहले हम क्या है, हमारा देश है, और देश हमारा जो इंडिया है उसका नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर बात करें तो भारत क्या है? भारत कोई जगह नहीं है। भारत कहाँ है? आप बता सकते हो भारत क्या है? भारत नहीं है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। सभी स्टेट मिलकर ही तो भारत बना रहे हैं। भारत कोई जगह, अगर कोई भारत जगह की नाम है तो जगह का नाम है कहीं, किसी जगह का, तो बताओ मुझे कहाँ है? कहीं नहीं है। भारत क्या है? सभी राज्यों को मिलकर, आपके 28 स्टेट्स और 8 यूटी मिलकर जो बना रहे हैं ना, वो भारत है। ठीक है, तो जहाँ भी मैं राज्य की बात करूँ, मैं जहाँ राज्य बोल दूँ, राज्य का संघ बोल दूँ, तो मतलब इंडिया है, भारत है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है? राज्य यानी कि भारत के बारे में। राज्य शब्द की डेफिनेशन दी है। क्या दी है? परिभाषा दी है। राज्य शब्द की परिभाषा कि भारत सरकार क्या है, भारत की सरकार क्या है, भारत की संसद क्या है, संसद, विधानमंडल, इन सब के बारे में किस में बताया गया है? आर्टिकल 12। सबसे पहले हमें राज्य के बारे में, तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपके लिए क्या चीज़ है? आपके लिए अपना देश है। आपका देश क्या है? राज्यों का संघ है। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है 12 में क्या है? आपका राज्य की परिभाषा है। आपका राज्य क्या है, इसमें इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 में बताया गया है कि कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे आपने सुना होगा कभी भी राष्ट्रीय आपात, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सरकार को आपसे सारे आपके अधिकार वापस लेने पड़े। कोई हमला हो जाता है, युद्ध, जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था तो लगाया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि गवर्नमेंट को आपातकाल लगाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आपके पास 2 ऐसे आर्टिकल है, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 352 और आर्टिकल 352 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 352 और
आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे अधिकारों को स्थगित हटाया जा सकता है। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है कि आर्टिकल 352 और 21 दोनों को डिफाइन कर दूंगी, मैं बता दूंगी कि आर्टिकल 352 क्या है। आर्टिकल 352 में तो आपातकाल के बारे में ही है, और 21 आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है, उसको कोई नहीं छेड़ेगा, जब चाहे कोई भी आपातकाल आ जाए इनको नहीं हटाएंगे, सिर्फ ये 2 आर्टिकल नहीं हटेंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें 2 बातें बताई गई, एक तो ये हो गया, दूसरी बताई गई है कि अगर अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए कोई भी व्यक्ति इस देश की जो शीर्ष अदालत है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है, ठीक है। ये 2 बातें बताई गई है। तो आर्टिकल 12 में बताया है कि भारत क्या है, यानी कि राज्य की परिभाषा बताई गई है, भारत सरकार क्या है, भारत की संसद क्या है, विधानमंडल क्या है, विधान परिषद, सबकी डेफिनेशन किसमें गिवन है, आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 में 2 बातें बताई है कि आर्टिकल 352 और आर्टिकल 21 को छोड़कर अगर राष्ट्रीय आपातकाल की सिचुएशन बन जाती है तो सारे अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। निरस्त नहीं बोलेंगे, स्थगित, स्थगित मतलब थोड़े दिन टाइम के लिए रोक दिया, निरस्त का मतलब तो एकदम हटाना हो गया, स्थगित कर दिया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात कही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील दायर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल है 14 to 18। 14 to 18 में ना समता बताई गई है। क्या बताई गई है, समता, समता या समानता एक ही बात है, समता बोल लो या समानता। तो आर्टिकल 14 to 18 याद रखना, ग्रुप है ये 14 से 18, इसमें समानता बताई गई है। अब एक एक करके बताते हैं 14 से 18 में क्या क्या समानता बताई गई है। आर्टिकल 14 बहुत ही ध्यान से पढ़ लोगे ना तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 14 to 18 में क्या बताई गई है, समानता। तो आर्टिकल 14 में समानता ना कई प्रकार की होती है। तो आर्टिकल 14 सबसे पहले हमारे देश के शीर्ष पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के यानी क्या है, कानून है ना, कानून, यानी कि सबसे पहले कानून या विधि बोल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है ना, ला या कानून। कानून या विधि के समक्ष समानता, कानून या विधि के समक्ष समानता मतलब हर व्यक्ति कानून की नज़र में एक समान है। अगर आप न्यायालय में जा रहे हो तो आप गरीब हो अमीर हो ये नहीं देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए सज़ा 1 साल की है और गरीब के लिए वो सज़ा 7 साल की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कानून की नज़र में क्या है, समान है, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 ये कह रहा है, ये देता है कौन सी समानता कि प्रत्येक व्यक्ति, इसमें ना 4 चीज़ें, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति और लिंग, इसमें 4 शब्द बताएं, जाति और लिंग। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कोई भी किसी को किसी की धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कोई नहीं कह सकता कि हिंदू धर्म बुरा है, कोई ये नहीं कह सकता कि मुस्लिम धर्म बुरा है, सभी धर्म बराबर है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आपको पता है कि भारत की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। लेकिन आर्टिकल 15 क्या कह रही है कि सभी धर्म समान है, भारत किसी धर्म को नहीं मानता, सभी धर्म समान है। कोई किसी की नस्ल के लिए उसको टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो हिंदू वहाँ की ब्रीड है, कोई किसी की नस्ल के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। जाति सूचक शब्द किसी को नहीं बोले जा सकते कि ये निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है। कोई भी जाति निम्न या उच्च नहीं है, सभी एक ही जाति के हैं, ठीक है। लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये फीमेल और ये फीमेल है तो ये काम करेगी, ये मेल है तो ये इसको ये काम करेगी, ये फीमेल है इसको इतनी सैलरी दी जाएगी, ये मेल है इसको कुछ सैलरी दी जाएगी। तो क्या कह रहा है आर्टिकल 15, 4 शब्द हैं, याद रख लेना, धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें क्वेश्चन अगर सीधा बनाना है तो यही पूछ लेगा कि आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, या ये पूछ लेगा कि धर्म,
नस्ल, लिंग और जाति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कौन से आर्टिकल में है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है घुमा कर कि आर्टिकल 5 में किसके 3 ऑप्शन दे देगा, धर्म, नस्ल, जाति और चौथा कुछ और समाज दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ये चारों शब्द याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 कहता है अवसर की समानता, अवसर या पद की समानता। मतलब 16 साल होते ही बच्चा क्या करने लग जाता है, ख्वाब देखने लग जाता है अपने फ्यूचर के, नौकरी लगने के। तो उसको अवसर मिलना चाहिए, उसको पद की समानता मिलनी चाहिए। मतलब ये तो नहीं कह रहे कि पुलिस में लगने की जो योग्यता है वो 16 साल है या आपकी किसी भी, लेकिन आप देखते होंगे जो आर्मी की कुछ भर्तियाँ होती है और एनडीए वगैरह होते हैं वो 16 साल के बाद एप्लीकेबल हो जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, 16.5 साल के बाद शायद। तो आप ऐसे थोड़ा ट्रिक, कुछ चीज़ें ट्रिक से याद कर लो और कुछ समझ के याद कर लो। अगर सारी चीज़ों की ट्रिक बनाने लगोगे तो दिमाग में दलिया खिचड़ी पकने लग जाएगा, फिर कुछ नहीं याद होगा। तो 16 साल, 16.5 साल का बच्चा क्या करने लग जाता है, पद, नौकरी की इच्छा करने लग जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अवसर की समानता है, यानी कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। ऐसा नहीं है कि 1000 वैकेंसी निकली और उसमें सारे जनरल के भर लिए गए, नहीं। क्या है, अवसर की समानता है। एसटी ओबीसी जिनको जितना रिजर्वेशन है उनके उतनी सीट्स मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत। देखो भारत देश में कितनी बुरी चीज़ें थी पहले, अभी इतना कुछ नहीं है। अस्पृश्यता या छुआछूत, पहले क्या होता था कि जो निम्न जाति के लोग थे उनसे लोग पानी, उनके हाथों से पानी पीना भी पसंद नहीं करते थे, या उनको पानी नहीं पीने देते थे। गांव में एक कुआं होता था, उस पे से भी उसको पानी नहीं लेने दिया जाता था। या ये तो सिर्फ पानी का एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी। घर के अंदर नहीं आने दिया जाता था, उनको बाहर अलग बर्तन में कुछ चीज़ें दी जाती थी, इस तरीके की चीज़ें थी। स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता था, बहुत सारी बड़ी मतलब चीज़ें हो रही थी बड़े लेवल पर। तो भारत सरकार का जब संविधान बना, जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ है। जब तैयार हो गया था तो उसमें लिखा हुआ था आर्टिकल 17 में कि भारत सरकार अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत करती है। अगर कोई आज के ज़माने में, यानी कि अब 26 जनवरी 1950 के बाद अस्पृश्यता या छुआछूत करेगा तो उसको क्या कर दिया, दंडनीय अपराध बना दिया गया। क्या बना दिया, दंडनीय अपराध। क्या कि ये एक अपराध है, किसी को भी हम छुआछूत ये के ब्याह पे ये नहीं कह सकते कि दलित है हम उसको छुएंगे नहीं या ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है, दंडनीय अपराध घोषित कर देगा, ये बहुत अच्छी चीज़ की। नेक्स्ट पर चलते हैं 18, आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, आपने देखा होगा जब आप पढ़ते हो हिस्ट्री कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको जो लोग, पता है ब्रिटिश के ज़माने में भी सभी लोग परेशान नहीं थे, कुछ लोग तब भी उच्च हायर पोस्ट पे बैठे हुए थे उनको, और कुछ लोग जो थे जो ब्रिटिश को क्या करते थे, सपोर्ट भी करते थे। तो उनको ब्रिटिश सरकार ने क्या दे दी थी, उपाधियाँ दे दी थी। जैसे आपने देखा होगा सर की उपाधि दे दी, सरदार, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया सरदार, ये भी ब्रिटिश ने ब्रिटिश ने दी थी, तो महात्मा गांधी ने दी थी सरदार वाली, तो इसको रहने सर की उपाधि दे दी थी किसी, बहुत सारे लोगों को दी थी सर की उपाधियाँ। तो ये उपाधि क्या करती थी, उनको एक जैसे होता ना रुकावट बन जाती थी कि गवर्नमेंट ने उसको नवाज दिया, अब वो उसके खिलाफ कैसे बोलेगा, ब्रिटिश सरकार ने उसको सम्मान दे दिया, अब वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब ये संविधान बना तो क्या किया, उपाधियों का अंत ही कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को उपाधि से नहीं नवाजा जाएगा, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई उसने नहीं। इसके अलावा उन्होंने इसके एवज में क्या शुरू किए, सम्मान, कि सम्मानित किया जाएगा। लेकिन वो सम्मान भी कैसे हैं, वो सिर्फ भारत सरकार द्वारा ही दिए जाएंगे, और वो जैसे बने हुए हमारा भारत रत्न हुआ, पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री, सेना के सम्मान है महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ये ठीक है, ये दिए जाएंगे। अगर किसी को विदेश से सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है, मान ली किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है अपने जीवन काल में और उसको विदेश से आ गया, बुलावा आ गया, विदेश से सम्मानित करने के लिए बुलावा आ गया, तो
तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए। यानी कि अगर किसी को भारत से बाहर किसी देश से सम्मानित करने के लिए बुला लिया गया, ठीक है, उसने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और विदेशी सरकार उससे प्रभावित हो गई और उसको सम्मानित करना चाह रही है अपने देश में बुलाकर, तो क्या करेगा वो, पहले भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखेगा, पत्र, और उसमें कहेगा, पत्र लिखेगा और उसमें वो उससे आज्ञा मांगेगा कि भाई मैं, वहाँ की गवर्नमेंट मुझे दे रही है सम्मान और मैं उसको ले लूँ कि नहीं ले लूँ, ठीक है। तो पहले उसको क्या परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे आपके 14 to 18, एक बार नज़र मान देते हैं। 14, 15, 16, 17 और 18। देखो 14 क्या कह रहा था, कानून के समक्ष, किसके समक्ष, कानून, सबसे ऊपर क्या है हमारे देश में, कानून, तो सबसे पहला कानून के समक्ष समानता। 15वां क्या कह रहा था, 4 चीज़ें बोली थी, धर्म, नस्ल, जाति और लिंग, इनके बिहाव पर कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। 16वां क्या कह रहा था, अवसर या पद की समानता, अवसर या पद की समानता, ठीक है। 17वां क्या कह रहा था, अस्पृश्यता या छुआछूत खत्म कर दिया गया, दंडनीय अपराध बना दिया गया, ठीक है। और 18 क्या कह रहा था, उपाधियों का अंत। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो एक एक शब्दों से आपको ये याद हो सकता है। 14 में आपको कानून के समक्ष मानता है, 15 में ये आप किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग और नस्ल के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते। 16वां क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता है, प्रत्येक व्यक्ति हर एग्जाम में किसी भी चीज़ का अगर कोई फॉर्म निकलता है तो उसमें सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, सबको अवसर है। 17वां क्या कह रहा है, ओपन कंपटीशन हो गया। 17वां क्या कह रहा है कि अस्पृश्यता या छुआछूत दंडनीय अपराध है। 18 क्या कह रहा है कि भारत सरकार उपाधियों का अंत करती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला अधिकार क्या था, समानता का, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल में आता है। कितने हैं, 19 से 22, ओके। 19 से 22 में अब इसमें भी बताएंगे आपको कि क्या क्या आएंगे 19 से 22 में, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, अब 19 में भी कई पार्ट्स हैं जिनको डिफाइन किया गया है। 19A, 19, अगर सिर्फ 19 पूछे तो बोलोगे स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बोलोगे, स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन एग्जामिनर अब इतना पागल नहीं है, वो सिर्फ आपसे 19 नहीं पूछेगा, वो आपसे 19 के पार्ट्स पूछेगा। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F था वो ख़त्म कर दिया, 19G, ठीक है। तो कितने हैं, 6 है। पहले कितने थे, 7 थे। उसके बारे में पहले 19 को समझ लेते फिर बताती हूँ। 19A, ए से क्या होता है, अभिव्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब तो समझते हो ना, बोलने की, अपने विचार प्रकट करने की। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। ए से ऐसे याद करना, ए अभिव्यक्ति, बी से बिना हथियार के सभा करने की, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। मतलब जैसे अभी जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, सोनम वांगचुक जी और उनके साथ कई स्टूडेंट बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, तो वो क्या है, अगर उनके पास हथियार मिल जाए ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पुलिस को बोल के उनको हटवा देगी, उनको इलीगल घोषित कर देगी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बिना हथियार शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं वो लोग, उनके पास कोई हथियार नहीं है। तो बी से क्या आया, बिना, बी से बिना हथियार। तो आप याद कर लेना, बी से बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं भी कोई भी व्यक्ति 15, 20, 30 हज़ार 2000 लोगों को इकट्ठा कर सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है, किसी के विरुद्ध बात कर सकता है, लेकिन हथियार नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे अब गवर्नमेंट के विरुद्ध हो रहा है। सी से संघ याद कर लो, संघ बनाने की छूट, संघ बनाने की छूट, संघ बनाने की छूट या स्वतंत्रता, ठीक है। संघ, सी से संघ। देखो आरएसएस सबसे बड़ा संघ है और ये किसी की परमिशन से थोड़ी बना है। क्यों, क्योंकि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, भारत
भारत में ये 19C में मौलिक अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति संघ बना सकता है, तो कोई भी व्यक्ति अपना संघ बना सकता है। ठीक है। 19D, डी से आवागमन, क्या लिखोगे? आवागमन, मतलब कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी जा सकते हो, आप इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हो, उसके लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप किसी दूसरे देश में जाते हो तो आपका वीज़ा लगता है, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी है, मतलब एक टाइप का आपको बताना है कि आपका पासपोर्ट बनेगा। ठीक है। लेकिन आप भारत में हरियाणा में बैठे हो, आपको जम्मू कश्मीर जाना है, आपको राजस्थान में जाना है, आपको तमिलनाडु जाना है, आपको केरल, कोची, कहीं जाना हो, आप जा सकते हो। आवागमन की आपको स्वतंत्रता। डी से दिल्ली, दिल्ली तो एग्जाम देने के लिए आते जाते रहते हो ना, तो क्या करना? डी से दिल्ली याद कर लेना। आवागमन, आने जाने की स्वतंत्रता। जब आओगे जाओगे तो कहाँ वापस आओगे? रेजिडेंस, घर पर। तो क्या क्या कह रहा है? निवास बनाने की या रेजिडेंस बनाने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को। कि ऐसा नहीं है कि मैं बोर्न हूँ हरियाणा में हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी है, मैं वहाँ रहूँगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ मैं अपना घर बना सकती हूँ। ठीक है। मतलब अपनी ज़मीन तो पैसे तो देने पड़ेंगे, वो बात अलग है, लेकिन आपको स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी बना सकते हो। पहले इसमें कंडीशंस थी जम्मू और कश्मीर की, लेकिन 370 लगने के बाद वो हटा दी गई। अब तो आप जम्मू कश्मीर में भी खरीद सकते हो घर। ठीक है। तो घूम फिर के कहाँ आओगे? घर। तो घर बनाने की स्वतंत्रता, रेजिडेंस बनाने की स्वतंत्रता। 19F हटा दिया गया है। उसके बाद आता है जी। जी से होता है जीविका। जीविका क्या होती है? व्यापार, मतलब जीवन यापन के लिए जो हम काम करते हैं वो जीविका है। जैसे मैं नौकरी कर रही हूँ, आप नौकरी करोगे, ऐसे ही। या कोई व्यापार करेगा, सभी तो नौकरी नहीं करते ना, कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं। तो क्या है? व्यापार। कि प्रत्येक व्यक्ति को कि वो कोई भी नौकरी भरे। ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा के हो, आप जम्मू कश्मीर के फॉर्म नहीं भर सकते, या जम्मू कश्मीर वाला हरियाणा के फॉर्म नहीं भर सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। जीविका की आपको स्वतंत्रता है। आप ऐसा नहीं है कि आप एक बिजनेस, एक व्यक्ति ने अंबानी ने बिजनेस कर रखा है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, नहीं, आप भी बिजनेस कर सकते हो। तो सारे हो गए। अब आता है 19F। क्या आता है? 19F संपत्ति का अधिकार था। इसमें लिखा था कि बाप की जो संपत्ति होती है, पिता की जो संपत्ति है, उस पर किसका अधिकार है? बेटों का अधिकार है। ठीक है। इसको क्रॉस लग गया, मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया? कह रहे तो संविधान है ना, मूल रूप से लिखा हुआ था, इसको ख़त्म कर दिया गया। और क्या बना दिया गया? इसको 300F में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है। तो आज हमने कितने अधिकार पढ़ लिए? आर्टिकल पढ़ लिए, सॉरी, 12, 13, 14 से 18 और 19 से 19। ठीक है। मैं तो सोच रही थी कि मैं 20 मिनट की वीडियो में आपको पढ़ा दूँगी, बट मैं एक्सप्लेनेशन देने लग गई, और एक्सप्लेनेशन में टाइम बहुत चला जाता है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, तो मैं इसका एक पार्ट और दूँगी और उसमें इसका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको सच में नोट्स चाहिए, वैसे तो मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट सेक्शन में PDF लिखना। PDF लिखना। अगर कमेंट सेक्शन में आप मुझे PDF लिखते हो तो फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगी, अदरवाइज़ मैं इसके PDF नहीं बनाऊंगी। ठीक है। अगर आपको चाहिए जनरली, अगर किसी को प्रॉब्लम है और सच में आपसे नहीं बन रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे PDF लिख के कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और अभी आप सबको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अब आपके कंटिन्यूसली 2 से 3 महीने लगातार एग्ज़ाम चलेंगे। सो बी अलर्ट एंड एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में PDF टाइप करें। ठीक है। और क्या करें? चैनल को लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे सच में अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर देता है। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब अच्छे से चीज़ें को सभी को अच्छा पता चले और मेरा भी थोड़ा सा भला हो जाए। आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा है इसमें। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर आप चैनल पे देख रहे हैं वीडियो, आपको कुछ समझ आ रहा है, तो प्लीज़, इसमें आपके पैसे नहीं कटते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।